नमस्कार, प्रदेश अपडेट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात। बुलंदशहर से ये खबर है, यहां सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। 1 दर्जन बच्चे इसमें झुलस गए हैं। कई बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये जानकारी दी जा रही है कि गुब्बारों में गैस भरकर बाइक पर गांव में बेचने के लिए गुब्बारे वाला आया था। गुब्बारे खरीदने आए बच्चे इसमें झुलसे हैं, हादसे का शिकार हुए हैं। गंभीर घायल बच्चे अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर किए गए हैं। अरनिया थाना क्षेत्र के नंगला नारायणपुर में यह हादसा हुआ। बात करते हैं अपने सहयोगी अली शरर से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अली, बच्चों की हालत कैसी है? देखिए मोनिका, आज दोपहर ये हादसा हुआ है अरनिया थाना क्षेत्र के गांव में, जहां सिलेंडर के से भरे गुब्बारे खरीदने के लिए बच्चे पहुंचे थे। सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। 11 बच्चे पूरी तरह झुलस चुके हैं, हालत नाजुक है। अलीगढ़ मेडिकल में उनको भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनमें से 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई गई है और अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती हैं। जी मोनिका, इसके अलावा कुछ और भी बताया जा रहा है अली? देखिए, अगर बात की जाए पुलिस के आला अधिकारियों को, तो उनका ये कहना है कि हमने वाहनों से मेडिकल में भर्ती कराया क्योंकि मासूम बच्चे थे और बच्चों की हालत बेहद नाजुक है, ये भी बताया जा रहा है। अभी जो गुब्बारे बेच रहा था वो भी घायल हुआ है सिलेंडर फटने से, क्योंकि अचानक ही हादसा हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि गुब्बारे फटने से वहाँ कोई आसपास आग लगने से पूरी घटना हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अली, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 11 बच्चे जो हैं वो झुलसे हैं और इनमें से तकरीबन 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है। उनके इलाज के लिए कुछ और किया जा रहा है? देखिए, अभी तक बुलंदशहर के आला अधिकारी कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। हालांकि जो सीओ सर्किल हैं गोपाल, वो मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने ले जाके बच्चों को ट्रीटमेंट कराया, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना तो कोई सीएमओ या सीएमएस में जाना वहाँ मुनासिब नहीं समझा है। हालांकि लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराने का किया है, लेकिन बुलंदशहर जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली है, ना ही बच्चों का हाल जाना गया है। बच्चों की हालत बेहद नाजुक है। जी ठीक है अली, तो हमारे सहयोगी अली तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। बता रहे थे कि फिलहाल 11 बच्चे झुलसे हैं, जिनमें से लगभग 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अब तक प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है। गंभीर घायल बच्चे अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में एनआईए की टीम ने आज छापेमारी की और 50 वर्षीय हबीब को पकड़कर अपने साथ दिल्ली ले गई है। एनआईए को कलोली गांव के रहने वाले हबीब पर संदिग्ध आतंकियों से कनेक्शन का शक है। एनआईए की टीम ने पूरे गांव को घेरकर 5 घंटे तक हबीब के घर की तलाशी ली और हबीब के घर पर बाकायदा चाय बनवाकर भी पी गई। हबीब के परिजनों की माने तो हबीब 25 साल से लगातार सऊदी अरब में रह रहा था और 1 महीने पहले ही भारत आया था, जहां हबीब ने कलोली गांव में जनरल स्टोर की दुकान खोल रखी थी। हबीब के परिजनों ने उसका किसी भी आतंकी संगठन से संबंध होने से इनकार किया है। हमने मालूम करी, इनको बताया तो उन्होंने बताया नहीं। जबरदस्ती करके हमारे भाई को अंदर कर लिया, हमें जबरदस्ती करके हमें बाहर बिठा दिए। अच्छा, कितने लोग थे और कितनी देर तक आपके घर में? 20 लोग थे अंदर और मालूम नहीं बाहर कितने लोग थे। 20 लोग अंदर थे, 20-25। कितनी देर तक कार्रवाई? 5 घंटे अंदर का 5 घंटे रही। 5 घंटे रहकर और जबरदस्ती करके जो भी माल है हमारा सब ले गए। क्या कागज ले गए, हाँ कुछ भी ले गए। हाँ, हमें तो कुछ देखने नहीं दिया। क्या कह रहे थे आपसे? बस उन्हें जो कही है कि उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं मुझको तो मालूम भी नहीं आती है। आतंकबाजी में रहते हैं या आतंकबाजी करते हैं। ये मामला कुछ नहीं है। सुबह 3 बजे ये टीम आई थी और जैसे इन्होंने गेट तोड़ा तो मोहल्ले के सभी लोग जाग गए थे। तो जैसे निकल के आए, उन्होंने जो जितनी भी सीआरपीएफ के थे कमांडो, उन्होंने जो है उन्हें कह के अपने घर में चली जाइए वापस, किसी को निकलने नहीं दिया। उसके बाद में मुझे मालूम पड़ी, मैं आया यहाँ तो मुझे भी मना करे कि आप जाइए यहाँ से। मैंने कि मैं प्रधान हूँ, कम से कम बात बतलाइए, बात क्या है। तो मैंने बात करी तो बात नहीं बतला पाए उन्होंने कि हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है अंदर, हम अभी बात नहीं करेंगे। अब क्या क्या ले गए यहाँ से? यहाँ से हबीब भाई को ले गए हैं और कह रहे कि कोतवाली देहात आ जाना। वहाँ पहुँचे तो ये एनआई बोली कि वहाँ लेके जा रहे हैं हम हेडक्वार्टर दिल्ली, तो हम इनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद में कुछ बात बतलाएंगे। अमरोहा, हापुड़ व मेरठ के बाद देर रात एनआईए की टीम ने बुलंदशहर कोतवाली देहात के कलौली में छापेमारी की है, जहां से एक
हबीब नाम के युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है 25 साल सऊदी अरब में उसने नौकरी की है और अब वो अपने गांव में ही रह रहा था, जिसके बाद एनआईए की टीम ने आज 5 घंटे पूछताछ के बाद अपने साथ दिल्ली ले गई है। साफ तौर पे कहना है परिवार सहित ग्राम प्रधान का कि कहीं उसका कसूर नहीं है, बेकसूर को फंसाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी एनआईए की टीम जिस तरह से पूछताछ के लिए अपने साथ दिल्ली ले गई है, क्या कुछ निकल के सामने आता है। कैमरामैन शान खान के साथ अली शरर, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अली, अब एनआईए की टीम के हाथ ऐसा क्या कुछ लगा कि जो हबीब है उसे पकड़कर अपने साथ दिल्ली ले गई है? अली, आवाज मिल रही है? सुन पा रहे हैं मोनिका मुझे? अली, ये बताइए कि एनआईए की टीम के हाथ आज क्या कुछ लगा, किस आधार पर हबीब को हिरासत में लिया गया है? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर के कलौली में ये एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी रात, और यहाँ से हबीब नाम के एक शख्स को अपने साथ हिरासत में लेकर एनआईए टीम दिल्ली ले गई है। बताया जा रहा है कि उससे पूछताछ में और 5 घंटे की तलाशी में कुछ ऐसे जरूरी कागजात एनआईए की टीम को मिले हैं जिसके आधार पर वो उसको पूछताछ के लिए दिल्ली हेडक्वार्टर ले गए हैं। लेकिन हमने जब पता किया परिवार के कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि कुछ सामान सऊदी अरब से भेजा गया था यहाँ बुलंदशहर किसी दूसरे शख्स को देने के लिए, जिसके आधार पर यहाँ से एनआईए टीम ले गई है। बड़ी बात यह है जिस तरह से परिवार वालों का भी ये कहना है कि वो बेकसूर हैं, और जो स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि 25 साल नौकरी करके वो यहाँ किराने की दुकान चला रहे हैं। तो ऐसा क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है अलग अलग शहरों से, उनमें से एक हबीब भी है। तो बड़ी बात है, क्या निकल के सामने आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। जी मोनिका। अली, इसके अलावा और कुछ बताया गया? हालांकि एनआईए की टीम जब इस तरह से रेड डालती है, तलाशी ली जाती है, तो सब कुछ बहुत ही गोपनीय तरीके से होता है। आसपास के लोग और क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए, आसपास के लोगों का साफ तौर पे कहना है मोनिका, देर रात 3 बजे ये टीम वहां पहुंची थी। करीब 20 से 25 लोग थे जिन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी करके पहले दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़कर अंदर एनआईए की टीम दाखिल हो गई और वहां से हबीब से पूछताछ की। वहां 5 घंटे तक लगातार तलाशी करते रहे और कई जरूरी कागजात, पासपोर्ट सहित तमाम अपने साथ कागज एनआईए की टीम ने इकट्ठे करके अपने साथ ले गई है। और अब जो परिवार वालों का भी यही कहना है कि हमें भी देखना है आखिरकार क्या है, दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि 25 साल ये अपने घर से अलग रहे, सऊदी अरब रहे, इसके अलावा भी अन्य और मुल्कों में नौकरी की है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात आईटी के रेट की। यूपी में डॉक्टरों के घरों पर, पैथोलॉजी और अस्पताल पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। लखनऊ में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा एसआईपीएस हॉस्पिटल और कानपुर के एसपीएम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पर छापा पड़ा है। लखनऊ में डॉक्टर रतन सिंह और चरक हॉस्पिटल पर भी छापेमारी हुई है। इसके साथ ही मुरादाबाद में डॉक्टर प्रेम कुमार खन्ना और जेपीएमसी हॉस्पिटल एंड पैथ लैब पर छापा पड़ा। मेरठ के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी के घर पर भी छापा पड़ा है और नोएडा के डॉक्टर राजीव मोतियानी, डॉक्टर गुलाब गुप्ता और नियो हॉस्पिटल पर छापा पड़ा। इसके साथ ही हापुड़ के डॉक्टर अंकित शर्मा और जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर छापा मारा गया। इन छापों में खातों में हेराफेरी, बेनामी रसीदें, हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई गई है। और इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। जातिवादी, सांप्रदायिक व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली पार्टियों व इनके नेताओं की नींद उड़ा दी है तथा वे लोग हमसे सीधा राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बजाय हमारे बारे में न केवल लगातार अनाप शनाप व अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि कुछ जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले टीवी चैनलों से, बल्कि कुछ जातिवादी व दलित विरोधी
मानसिकता रखने वाले टीवी चैनलों से षड्यंत्र करके अब संकीर्ण व शरारतीपूर्ण खबरें भी दिखाना शुरू कर दी है, ताकि पार्टी व इसके शीर्ष नेतृत्व को, सर्वोच्च नेतृत्व को चुनाव के दौरान फिर से बदनाम किया जा सके। इसी क्रम में मेरे जन्मदिन के खुशी के मौके पर गरीबों द्वारा ज्यादा से ज्यादा जन्मदिन का केक खाकर खुशी मनाने की उनकी इच्छा को केक की लूट बताकर इसको नेगेटिव घटना के रूप में मीडिया द्वारा प्रचारित करना तथा इसके साथ ही मेरे छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद को, मेरे छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद को मेरे जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में हाल ही में मेरे साथ कुछ कार्यक्रमों में शामिल रहने पर उसको पार्टी में बढ़ावा देने व उत्तराधिकारी आदि के रूप में खासकर एबीपी न्यूज द्वारा पूरा कार्यक्रम बनाकर प्रदर्शित करना, ये सब बीएसपी विरोधी षड्यंत्र है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस प्रकार से कुछ मीडिया द्वारा जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के इशारे व षड्यंत्र के तहत चरित्र हनन व मूवमेंट को आघात लगाने का प्रयास वैसे तो पहले भी लगातार ही खासकर बीएसपी के खिलाफ किया जाता रहा है और बीएसपी का नेतृत्व इसका समय समय पर अपनी शैली में इसका मुंह तोड़ जवाब भी देता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में मेरे नौजवान भतीजे श्री आकाश को भी इसमें जानबूझकर घसीटने का प्रयास मुझे इस बात पर मजबूर करता है कि मैं इस संबंध में जरूर कुछ आगे सोचूं। वैसे भी ये सर्वविदित है कि पार्टी व बीएसपी मूवमेंट के हित में खासकर मेरे छोटे भाई श्री आनंद कुमार व उसके परिवार के लोगों ने विशेषकर सन 2003 के बाद से लगातार अनेकों प्रकार की दुख तकलीफें व कुर्बानियां आदि देकर मेरा 24 घंटे साथ दिया है। हर पल व हमेशा व 24 घंटे साथ दिया है, अर्थात इनका बीएसपी मूवमेंट को बड़े खामोशी के साथ बिना किसी पद के ही सहयोग करते रहने में काफी बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए मैंने पार्टी के अधिकांश लोगों की सलाह पर ही श्री आनंद कुमार को पार्टी में न केवल गैर राजनीतिक कार्यों के लिए ही पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिछले दिनों बनाया था, परंतु मुझ पर परिवारवाद का थोड़ा भी कोई आरोप ना लगने पाए, इस मिशनरी सोच को ध्यान में रखकर ही श्री आनंद कुमार ने खुद ही आगे बढ़कर अपना पद त्यागने का प्रस्ताव किया और कहा कि हमेशा की तरह ही वे बिना किसी पद के पार्टी व मूवमेंट की सेवा लगातार करते रहेंगे। यह मूवमेंट के लिए उल्लेखनीय बात है, जिसको फिर काफी सराहा भी गया और तब फिर उसके बाद वह और उसका परिवार पहले से भी और ज्यादा पूरी तत्परता के साथ बीएसपी की मूवमेंट को समर्पित है। लेकिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री आनंद कुमार के बेटे श्री आकाश को, जो अपने माँ बाप के साथ मेरे साथ ही दिल्ली में रहता है, उसे लखनऊ के कुछ कार्यक्रमों में मेरे साथ दिखने पर उसको तुरंत ही कुछ मीडिया द्वारा सस्ती राजनीति का शिकार बनाने का षड्यंत्र जो किया गया है, ये अति निंदनीय है। वैसे तो सर्वविदित ही है कि देश में जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली पार्टियों को बीएसपी व सपा के गठबंधन से जो काफी ज्यादा बौखलाहट व सत्ता हाथ से जाने की बेचैनी है और उसका राजनीतिक तौर पर सीधा मुकाबला नहीं कर पाने के कारण ही तो अब वे लोग वैसी ही संकीर्ण व जातिवादी
मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया के माध्यम से सस्ती व घिनौनी राजनीतिक षड्यंत्र पर उतर आए हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी हमें आता है। हम दब्बू किस्म के लोग नहीं हैं कि सुनकर बैठ जाएंगे, घबरा जाएंगे। उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी हमें आता है। ऐसी ही बीएसपी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की चर्चित राजनीतिक शैली भी रही है। मीडिया अच्छी प्रकार से जानता है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी मीडिया को किस प्रकार से वो जवाब देते थे। समय समय पर उनको मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया भी है, सब लोग जानते हैं। मैं उन्हीं की ही शिष्या हूँ, चेली हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। इसलिए जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर उसे संघर्ष से जोड़ने व उससे सीखने का अवसर जरूर अब मैं प्रदान करूंगी। ये सोच रहेंगे कि मैं किनारे कर दूंगी, लेकिन मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की शिष्या हूं। इसलिए जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में ही अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर व उसे संघर्ष से जोड़ने एवं उससे सीखने का अवसर जरूर प्रदान करूंगी। और इस संबंध में कुछ जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता वाले मीडिया को अगर तकलीफ होती है तो हो, इसके हमारी पार्टी को कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही इस संबंध में दूसरी पार्टियों तथा इनके नेताओं द्वारा परिवारवाद को खुले तौर पर बढ़ावा देने पर ऐसे जातिवादी मीडिया के लोग अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, ये भी देश की आम जनता अच्छी तरह से जानती है। और इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार के समय में इसी प्रकार की संकीर्ण व जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया वालों ने अपने आप को काफी निचले स्तर पर गिराकर मेरे चप्पल व सैंडल आदि के संबंध में भी काफी गलत व मिथ्या खबर फैलाकर जनता को भ्रमित करने का ये घिनौना राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जो कि जग जाहिर है। और अब वही लोग या इस किस्म के लोग ही, मीडिया के इस किस्म के लोग ही मेरे भाई के लड़के श्री आकाश के भी चप्पलों के पीछे पड़ गए और उसकी कीमतें ऐसे बता रहे जैसे इन्होंने ही उसे चप्पल खरीद कर दे दी हो। इस प्रकार से देश का कुछ मीडिया सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर उनके राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनने के लिए इस हद तक गिर जाएगा कि उसे जनता में अपनी इमेज व विश्वास बनाए रखने की थोड़ी भी परवाह नहीं होगी या नहीं रहेगी। ये न केवल गंभीर चिंता की बात है, बल्कि आगे के लिए गंभीरता पूर्वक सोचने वाली बात भी है। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के तो मायावती जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, यहां पर दो मुद्दों को उन्होंने उठाया। उन्होंने ये कहा कि जातिवादी पार्टियों की नींद उड़ गई है गठबंधन की वजह से। केक खाने को केक की लूट बताया गया अमरोहा में, और आकाश आनंद को लेकर अब सवाल किए जा रहे हैं, उसे घसीटा जा रहा है इस पूरे मामले में। आज तक बीएसपी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है, लेकिन मायावती ने यहां कहा कि वो कांशीराम की चेली है और जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। और अब यही वजह है कि आकाश को पार्टी से जोड़ा जाएगा, बीएसपी मूवमेंट से आकाश को जोड़ा जाएगा और राजनीति के गुर सीखने के लिए उन्हें आगे किया जाएगा।